Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radiant Rashmi. I am educator Rashmi Sharma who has been guiding a student in a field of competitive exam to score a better in their exam. आज की वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि ग्रामेटिकल रूल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओवरलुक कर देते हैं। या तो ये किसी को बहुत आसान लगती है या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनको बहुत ही ज्यादा टफ समझते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम इंग्लिश को बोरिंग नहीं, स्कोरिंग बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू अ स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चन है ये वेरियस टॉपिक जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनसे पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द लूजिंग ऑफ शॉप्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन या तो एग्जाम के अंदर सिंपल एक सेंटेंस गिवन होगा, आपने बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट, सी पार्ट, और लास्ट में हमको गिवन होता है डी पार्ट। इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास सेंटेंस गिवन है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बेसिकली नाउन टॉपिक से पूछा गया है। कौन से टॉपिक से है ये? नाउन। नाउन के कौन से पार्ट से पूछा गया है? कलेक्टिव नाउन से। जैसे यहाँ पे लिखा है क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। क्राउड का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्राउड का मतलब होता है भीड़। जब भी किसी वर्ड के साथ एंग्री वर्ड आ जाए, जैसे कि क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, तो अगर एंग्री वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर आ जाता है, उसके बाद हमें कोई भी कलेक्टिव नाउन गिवन हो, तो यहाँ पे हम क्राउड वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा मोब। मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट बोल सकते हैं या फिर मोब ऑफ एंग्री पीपल। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामेटिकल रूल कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर ए। क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट की जगह पे क्या आएगा? दैट इज मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट, मोब ऑफ एंग्री पीपल। यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो चेंज हो सकता है, बट अगर एंग्री वर्ड गिवन है तो इससे पहले कौन सा कलेक्टिव नाउन हम यूज करेंगे? दैट इज अ मोब। moving to next question, question number 2. Question number 2 is, recently visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous, no error. Similarly इस सेंटेंस के अंदर भी किसी एक पार्ट के अंदर एरर है, जैसे हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। द क्वेश्चन इज पार्ट नंबर बी। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर पार्ट नंबर बी में एक वर्ड गिवन है, दैट इज सीनरीज। तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर नाउन है, जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर, लगेज, चेयर, मशीनरी एंड सीनरी। तो ये जो वर्ड है इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नाउन। ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हमेशा सेम रहेंगे। अब जैसे फर्नीचर वर्ड है, फर्नीचर अपने आप के अंदर किस तरह का नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम कभी भी एस और ईएस लगा के इसको दोबारा से प्लूरल नहीं बना सकते। सिमिलरली कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज पार्ट नंबर बी। सीनरीज की जगह पे सिंपल हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा? दैट इज सीनरी। अब जैसे फर्नीचर गिवन है, अगर यहाँ पे फर्नीचर वर्ड गिवन होता तो कैसे लिखा जाता सेंटेंस के अंदर? फर्नीचर्स। तो ये वर्ड क्या है? रॉन्ग। अब जैसे लगेज लिखे है, लगेज अपने आप में प्लूरल वर्ड है,
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लगेज की जगह पे क्या लिखा होगा, दैट इज अ लगेज, और हेयर की जगह पे क्या लिखा होगा, दैट इज हेयर्स, और मशीनरी की जगह पे लिखा होगा मशीनरीज। तो ये जो वर्ड है ये अपने आप के अंदर क्या है, प्लूरल है, इनको हम दोबारा से प्लूरल नहीं बना सकते। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज पार्ट नंबर बी। So moving to next question, that is question number third. So question number third is, my brother-in-laws who live in Bombay have come to stay with us. अब देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है माई ब्रदर इन लॉज, अब इस वर्ड के अंदर जो ये इस वर्ड गिवन है ब्रदर इन लॉज, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इन वर्ड को बेसिकली हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। सो कंपाउंड नाउन के अंदर हम कौन से नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। अब जैसे ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, अगर मैंने इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, दैट इज अ ब्रदर्स। अब फादर सिंगुलर, फादर का प्लूरल क्या होगा, फादर्स। मदर का प्लूरल क्या होगा, मदर। तो जब भी हम कंपाउंड नाउन के अंदर किसी भी नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो वो नाउन या तो नाउन कौन सा होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, ब्रदर, फादर, मदर। बट इस सेंटेंस के अंदर हमें कौन सा नाउन है जिसका प्लूरल बनाया गया है, लॉज का नाउन प्लूरल बनाया गया है, जो कि क्या है, गलत है। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर ए। यहाँ पे ब्रदर इन लॉज की जगह पे क्या आना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ। और ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। सो ए पार्ट के अंदर हमारी ग्रामेटिकल एरर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड वन द शिप, नो एरर। ये क्वेश्चन भी कौन से टॉपिक से लिया गया है, नाउन टॉपिक से है, कलेक्टिव नाउन का ये क्वेश्चन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे कि कलेक्शन ऑफ नाउन्स। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखे है गैंग ऑफ सेलर्स, तो जैसे वर्ड है हर्ड ऑफ, लाइन और हर्ड ऑफ काउस। अब जैसे काउस है, लाइन है, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। ऐसे ही पैक ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैक। जैसे सेलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रू ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्रू। और जैसे गैंग लिखा हुआ है तो गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स, जो चोर होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो ए पार्ट के अंदर एरर है, गैंग ऑफ सेलर की जगह पे क्या लिखा होगा, क्रू ऑफ सेलर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं गैंग ऑफ थीव्स। कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है, हमारा जो पार्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए। और एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, हर्ड ऑफ लायंस, हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, ये बहुत बहुत बार ये जो नाउन है एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, ये मोस्ट रिपीटेड नाउन है जो कि एरर डिटेक्शन की फॉर्म के अंदर पूछा जाता है। So the next one is, all the furnitures have been sent to the new house located in a village, no error। अब हमने बेसिकली 2-3 क्वेश्चन से पहले इसको डिस्कस किया है। अब यहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर हमारी एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फर्नीचर्स, अब चाहे हमारा नाउन सिंगुलर है या हमारा नाउन प्लूरल है तो फर्नीचर्स की जगह पे सिंपल यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, दैट इज अ फर्नीचर। ठीक है,
फर्नीचर्स। अब यहाँ पे एक और एरर एग्जाम के अंदर आ सकती है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है फर्नीचर, और फर्नीचर वर्ड अपने आप में किस तरह का वर्ड है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है, सॉरी। तो यहाँ पे हम वर्ब भी कौन से यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अगर बाई चांस यहाँ पे फर्नीचर गिवन होता, ऐसे लिखा आता फर्नीचर हैज बीन, तो फिर इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है ये वर्ब की एरर होती, क्योंकि फर्नीचर वर्ड अपने आप में कौन सा वर्ड है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है ये। अगर ये नाउन प्लूरल है तो इसके साथ हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो हैज की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैव। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे सीनरी है, मशीनरी है, लगेज है, इनके साथ हमेशा हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। So the next one is question number 6. My brother has ordered for a new book. ये क्वेश्चन बेसिकली प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ऑर्डर्ड, सो ऑर्डर्ड वर्ड के साथ कभी भी हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल हमारा सेंटेंस क्या है, माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। तो जहां पे ये फोर लिखा हुआ है, फोर क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये हमारी ग्रामेटिकल एरर है और ये कौन से पार्ट के अंदर है, दैट इज द पार्ट नंबर सी। ऑर्डर्ड के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die, no error. अब जब सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो वहां पे एरर को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन की एरर होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड करें उसको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ए पार्ट के अंदर एरर है, अपियरेंट के साथ हम फोर नहीं यूज करते, अपियरेंट के साथ क्या आएगा, अपियरेंट टू एवरीवन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हो अबाइड, अबाइड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाय। या फिर अगर यहाँ पे वर्ड होता अक्वेंट, अक्वेंट के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विद। अगर यहाँ पे वर्ड होता सपोर्ट, सपोर्ट के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू। या फिर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के साथ भी टू आता है। कन्विक्ट, कन्विक्ट के साथ आता है ऑफ। अक्विट, अक्विट के साथ भी हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। सो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली फिक्स प्रेपोजिशन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectation. सिमिलर ये क्वेश्चन भी फिक्स प्रेपोजिशन का है। जैसे यहाँ पे पार्ट बी के अंदर एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा गया है, तो एक्सपेक्टेड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड ऑफ। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी। Next one is question number 9. Rana Pratap was blind with one eye. अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। जैसे लिखा है राणा प्रताप was blind with one eye, तो यहाँ पे भी फिक्स प्रेपोजिशन की एरर है। ब्लाइंड के साथ हम क्या लिखेंगे, ब्लाइंड इन वन आई। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी। Rana Pratap was blind in one eye. So moving to next question. Question number 10. He is living in Delhi for last 10 years, no error. अब अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम के अंदर आता है, और ये कौन से टॉपिक से है, दैट इज द टेंस। टेंस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस।
अब जैसे सेंटेंस है ही इज लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 ईयर। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फॉर या फिर सिंस ये दोनों प्रेपोजिशन गिवन है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर फॉर या सिंस प्रेपोजिशन गिवन है तो वहां पे हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, दैट इज अ हैज बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, किसी भी पर्सन का नेम है तो वहां पे हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, दैट इज अ हैज बीन। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है जैसे कि दे, यू, पीपल, तो यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव बीन। बट कंडीशन क्या है कि सेंटेंस के एंड में क्या होना चाहिए, सिंस एंड फॉर। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज पार्ट नंबर ए, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 years। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग एंड आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी। तो यहाँ पे आ रहा है, ये ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। सो ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी। सो ये क्वेश्चन बेसिकली एडजेक्टिव टॉपिक से है। तो जब भी हम किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो दो चीजों के कंपैरिजन में हम डिग्री कौन सी यूज करेंगे, कंपैरेटिव। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस पार्ट बी है हमारे पास, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है मोर एंड इजियर। अगर हम डिग्रीज की बात करें, एक तो हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हमारे पास होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड हमारे पास होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमारा वर्ड है इजी, तो इजी की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, इजियर, और इजी की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इजीएस्ट। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे मैंने लिखा हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग जैसे वर्ड को अगर हमने कंपैरेटिव बनाना है तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, दैट इज मोर हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग। तो देखो जो ये वर्ड है इजियर, अब इजियर हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम मोर की बात करें, मोर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कभी भी हम एक ही सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिग्री गिवन है वो कौन सी है, मोर। मोर हमेशा उन एडजेक्टिव के साथ लगाया जाता है जिसकी डिग्रीज को हम ई आर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर हम डबल कंपैरेटिव डिग्री, या फिर अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता मोस्ट इजीएस्ट, तो मोस्ट क्या है हमारे पास, सुपरलेटिव है, इजीएस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव। सो डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को हम सिंगल सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे। सो इसके अंदर भी कौन सी पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट वन इज आर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। अब ये क्वेश्चन भी बेसिकली एडजेक्टिव का ही है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम दो डिग्रीज, अगर हम किसी भी दो एडजेक्टिव या डिग्रीज को एंड के साथ कन्वर्ट करते हैं, किसके साथ कन्वर्ट करेंगे, सॉरी किसके साथ ज्वाइन करेंगे, एंड के साथ, तो वहां पे दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है बिग एंड
क्लीनर, बिग एंड क्लीनर। अब वर्ड है जो बिग, बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बिगर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बिगेस्ट। तो अगर ये हमारी डिग्री, क्लीनर हमारी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, और इसके साथ हमने किसके साथ इसको ज्वाइन किया हुआ है? एंड के साथ। तो बिग की भी हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आएगा आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर। तो जब भी हम किसी भी दो डिग्रीज को एंड के साथ कन्वर्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। या तो दोनों डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए अगर हम एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, या फिर दोनों डिग्री कौन सी होनी चाहिए? कंपैरेटिव। लास्ट वर्ड के अंदर जो हमने पढ़ा, लास्ट सेंटेंस के अंदर, वहां पे एंड गिवन नहीं था, इसलिए हम एक सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में एंड है, इसलिए हम सेम डिग्री वहां पे यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। He took to reading times for better knowledge of the fact। ये क्वेश्चन बेसिकली आर्टिकल से है, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्टिकल। जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, अब न्यूज़पेपर क्या है? बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स या दी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दैट इज द डेफिनाइट आर्टिकल। द को हम कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? दैट इज द डेफिनाइट आर्टिकल। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? पार्ट नंबर बी। यहाँ पे टाइम्स से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? दी टाइम्स। The times for better knowledge of the fact। Next question is question number 14। Both the civilians and army men joined the First World War। ये क्वेश्चन भी आर्टिकल टॉपिक का है। जब भी हम दो नाउन, जैसे हमारे पास नाउन वन गिवन है, नाउन वन, दिस इज नाउन टू। अगर हम दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं? एंड के साथ। अगर फर्स्ट नाउन के साथ द आर्टिकल गिवन है, तो सेकंड नाउन के साथ भी कौन सा आर्टिकल? सेम आर्टिकल होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल द। जैसे यहाँ पे लिखा है द सिविलियंस, तो यहाँ पे आर्मी मैन के पहले भी क्या आना चाहिए? दी आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर बी। अगर हम किसी भी दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन करते हैं, अगर फर्स्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल गिवन है, तो सेम आर्टिकल हम सेकंड नाउन के साथ भी यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। It is written in Gita that God incarnates himself in times of trouble। ये क्वेश्चन भी आर्टिकल का है। जब भी हम किसी होली बुक की बात करते हैं, होली बुक का मतलब जब भी हम किसी धार्मिक किताब की बात करते हैं, तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल द। जैसे कि द गीता, दी रामायण, दी महाभारत। तो किसी भी होली बुक से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? डेफिनाइट आर्टिकल द। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर ए। गीता के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल द। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। So question number 16 is Sunita opened a almirah full of books and took one of them for reading। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अलमीरा,
अलमीरा क्या है? अलमीरा। एक तो जो अलमीरा वर्ड है ये कॉमन नाउन है। किस तरह का नाउन है? कॉमन नाउन। और ये वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है? वोवल से। और है क्या है ये? सिंगुलर। जब भी कोई वर्ड कॉमन नाउन है, वोवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन इन वोवल के साथ अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है और वो क्या है? कॉमन नाउन है। थर्ड कंडीशन क्या है? सिंगुलर। तो इन वर्ड के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दैट इज आर्टिकल एन। अब जैसे वहां पे लिखा हुआ है अ अलमीरा, अब यहाँ पे आना क्या चाहिए? एन अलमीरा, क्योंकि अलमीरा वर्ड ए से शुरू हो रहा है। ए क्या है? हमारा वोवल है, कॉमन नाउन है, और थर्ड क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। No sooner did open the door when the rain heavy and stormy rushed in, making us shiver from head to foot. No error. अब ये क्वेश्चन बेसिकली कंजंक्शन टॉपिक का है। दैट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंजंक्शन। नो सूनर डिड ही ओपन द डोर व्हेन द हैवी रेन स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अस शिवर। क्वेश्चन बेसिकली कंजंक्शन टॉपिक का है। अब जैसे यहां पे लिखा है नो सूनर, नो सूनर कंजंक्शन वन है, तो इसके साथ सेंटेंस के अंदर सेकंड कंजंक्शन हम कौन सी यूज करेंगे? देन, दैट इज कंजंक्शन टू। अगर नो सूनर की जगह पे यहाँ पे कंजंक्शन गिवन होती हार्डली, हार्डली की जगह पे स्कार्सली भी हो सकता है। हार्डली और स्कार्सली, अगर ये दोनों कंजंक्शन वन है तो इसके साथ हम सेकंड कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट इज वन, विच इज कंजंक्शन टू। सो ये कंजंक्शन टॉपिक से है। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन और हार्डली स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन। तो सेंटेंस के अंदर बेसिकली फर्स्ट कंजंक्शन क्या है? नो सूनर। तो सेकंड कंजंक्शन व्हेन की जगह पे क्या होना चाहिए? देन। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर बी। तो याद रखना है नो सूनर फॉलोड बाय देन, हार्डली और स्कार्सली इज फॉलोड बाय व्हेन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18, hardly had reached the airport where learn about the powerful bomb explosion. Similar, अभी हमने पढ़ा कि हार्डली के बाद हम सेकंड कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? when. So फर्स्ट कंजंक्शन है हार्डली और सेकंड कंजंक्शन है when. हार्डली की जगह पे यहाँ पे सेंटेंस के अंदर स्कार्सली भी गिवन हो सकता है, तो उस केस के अंदर भी हम सेकंड कंजंक्शन कौन सी यूज करेंगे? दैट विल बी when. So the next one is question number 19. Unless he does not return all the library books, he will not be relieved from service. ये क्वेश्चन भी बेसिकली कंजंक्शन का है। अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कंजंक्शन है, जैसे कि अनलेस, until, so that और लेस्ट। तो ये वर्ड अपने आप के अंदर नेगेटिव वर्ड है। ये किस तरह के वर्ड है? नेगेटिव। तो इन वर्ड के साथ, इन वर्ड के बाद कभी भी हम किसका यूज सेंटेंस के अंदर नहीं करेंगे? दैट विल बी नॉट, क्योंकि ये खुद के अंदर नेगेटिव वर्ड है, तो इनके बाद सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस ही डज रिटर्न, सो डज नॉट नहीं आएगा। अनलेस ही रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज द पार्ट नंबर ए। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ये क्वेश्चन भी कंजंक्शन टॉपिक से है।
अब जैसे सेंटेंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट कंजंक्शन गिवन है रीजन, तो रीजन के बाद हम सेकंड कंजंक्शन क्या यूज करेंगे दैट, और किसका यूज हम नहीं करेंगे बिकॉज। और एग्जाम के अंदर हमेशा हमें बिकॉज ही गिवन होगा, तो ये क्या है हमारी ग्रामेटिकल एरर है। अगर रीजन हमारी फर्स्ट कंजंक्शन है तो सेकंड कंजंक्शन हम क्या यूज करेंगे दैट, सो दैट विल बी द राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बिकॉज की जगह पे क्या आएगा दैट। और अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस 1 गिवन है, यहाँ पे सेंटेंस 2 गिवन है, अगर हमें दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करना है वहां पे हम सिंगल एक ही कंजंक्शन का यूज करेंगे दैट विल बी कंजंक्शन बिकॉज। अगर यहाँ पे सेंटेंस 1 गिवन है उसके बाद रीजन आ रहा है फिर सेंटेंस 2 है तो उसके बाद हम बिकॉज नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे दैट। So the next one is question number 21. So question 21 is same question है, unless Ashish does not return all the library books। ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 22। They shouted on the top of their voice। अब ये क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन का है कि शाउटेड के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करेंगे दैट इज एट। शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है दैट इज अ पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट वन इज यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, नो एरर। अब ये बेसिकली जीरेंड वर्ब जिसको हम बोलते हैं। जीरेंड का मतलब क्या होता है, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं इसको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं, जीरेंड वर्ब। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट मी टू गो, अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब गिवन है तो उसके बाद जो हमारी सेकंड वर्ब होती है उसको हमेशा हम कौन सी फॉर्म के अंदर लिखेंगे दैट इज अ जीरेंड वर्ब। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ब हमारे पास क्या है प्रिवेंट, सेकंड वर्ब हमारे पास क्या है गो, तो अगर फर्स्ट भी हमारे पास मेन वर्ब है तो सेकंड मेन वर्ब को हमेशा हम कौन सी फॉर्म के अंदर लिखेंगे जीरेंड फॉर्म। तो यहाँ पे गो की जगह पे क्या आएगा दैट विल बी गोइंग। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है दैट इज द पार्ट नंबर सी। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। The minister along with his party colleague have been invited to the party, no error। अब देखो जब भी हम किसी भी दो सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है सब्जेक्ट 1, यहाँ पे हमारे पास गिवन है सब्जेक्ट 2, जब भी हम दो सब्जेक्ट को along with के साथ कंबाइन करते हैं, किसके साथ, अगर हम दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे along with, तो इस सेंटेंस के अंदर जो भी हम वर्ब यूज करेंगे ये वर्ब हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, सब्जेक्ट नंबर 1। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मनिस्टर, मनिस्टर क्या है सब्जेक्ट 1 है और ये किस तरह का सब्जेक्ट है सिंगुलर, मनिस्टर किस तरह का सब्जेक्ट है सिंगुलर। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है पार्टी कुलीग्स, ये किस तरह का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 2 है और ये किस तरह का सब्जेक्ट है प्लूरल। सो जब भी हम अपने दो सब्जेक्ट को किसके साथ कंबाइन करते हैं अलोंग विद के साथ, तो जो हमारी सेंटेंस के अंदर वर्ब आएगी ये वर्ब बेसिकली कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे मिनिस्टर किस तरह का सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हम क्या यूज करेंगे दैट विल बी हैज। तो अगर यहाँ पे मिनिस्टर्स होता फिर हम क्या यूज करते हैं, अब यहाँ पे सिंपल क्या है मिनिस्टर है तो वर्ब भी हम कौन सी यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक का क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। स्लो एंड स्टडी विन द रेस।
ये भी सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन है कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को एंड के साथ कंबाइन करते हैं, बट ये दो सब्जेक्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल आइडिया। इफ वी कंबाइन अ टू सब्जेक्ट, जब भी हम दो सब्जेक्ट को एंड के साथ कंबाइन करेंगे और ये हमें सिंपल एक सिंगल आइडिया के बारे में बताएंगे, तो वहां पे हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे विन की जगह पे क्या आना चाहिए, विंस। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं, आप इसको सिंपल याद भी रख सकते हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो विन की जगह पे क्या आएगा, दैट इज अ विन। So the next one is question number 26. The driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a suddenly stop. अब ये बेसिकली इंफिनिटिव का क्वेश्चन है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास टू प्रेपोजिशन गिवन है, तो टू के बाद हम कौन से वर्ब यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। सो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सडनली की जगह पे क्या आना चाहिए, दैट शुड बी सडन। ठीक है, सो कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27. My observation is that between Vivek and Shashi, Vivek is the most intelligent. अब जैसे हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी टू सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे हम हमेशा डिग्री भी कौन सी यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। whenever we are comparing a two things, तो डिग्री कौन सी होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें गिवन है, एक तो विवेक है सब्जेक्ट वन, और सेकंड कौन है, शशि, दैट इज अ सब्जेक्ट टू। तो दो बंदों की बात हुई है, तो यहाँ पे हम मोस्ट की जगह पे कौन सी डिग्री यूज करेंगे, दैट इज अ मोर। तो क्या आएगा, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि ओनली टू पर्सन की हम बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28. So question number 28. Many a student are frustrated because of unemployment. अब ये भी कौन से टॉपिक का है, दैट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कौन सी स्ट्रक्चर से होती है, मैनी अ। मैनी अ के बाद सेंटेंस के अंदर नाउन किस तरह का होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के बाद हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैनी अ, सो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, मैनी अ स्ट्रक्चर। उसके बाद सेंटेंस के अंदर नाउन कौन है, स्टूडेंट, और ये किस तरह का नाउन है, सिंगुलर नाउन। तो सेंटेंस में वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। सो आर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी अ इज। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज पार्ट नंबर बी। So moving to next one, that is question number 29. One of the drawbacks of modern education are that it does not encourage original thinking. अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इस स्ट्रक्चर से होती है, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इस स्ट्रक्चर्स के साथ होती है, तो इसके बाद सेंटेंस के अंदर नाउन किस तरह का आएगा, प्लूरल नाउन। बट यहाँ पे हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, दैट विल बी सिंगुलर। इस सेंटेंस के अंदर हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द, ड्रॉबैक्स क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, बट सेंटेंस के अंदर हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। तो आर की जगह पे क्या आना चाहिए, दैट शुड बी इज। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, विच इज अ पार्ट नंबर बी। अब वन ऑफ की जगह पे एनी ऑफ भी आ सकता है, ईच ऑफ भी आ सकता है, और नन ऑफ भी आ सकता है।
ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स। तो वोकैबुलरी को बेसिकली याद करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वैसे बहुत सारे वोकैबुलरी है, बट कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, अराउंड 100-150। सो इसके हम अलग से वीडियो भी लेके आएंगे। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज अ प्लेसिड। प्लेसिड का बेसिकली मतलब क्या होता है? शांत। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, शांत रहना। अब सिनोनियम्स मतलब हमने इसका सेम वर्ड बताना है कि और कौन से वर्ड जिनका मतलब शांत होता है। जैसे फर्स्ट है क्लियर, काम, इंजॉयबल, डल। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, काम। काम का मतलब भी क्या होता है? शांत रहना। इसके अलावा और कौन कौन से सिनोनियम है प्लेसिड के जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं? एक तो फर्स्ट वर्ड हो गया काम, सेरीन, ट्रैंक्विल एंड पीसफुल। ये सारे क्या है? सिनोनियम्स हैं किस वर्ड के? प्लेसिड के। ठीक है। सो तो ये है इसके सिनोनियम्स। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज लीथल। अब लीथल का मतलब होता है घातक। लीथल का मतलब होता है घातक, घातक। ठीक है। जैसे अनलॉफुल, डेडली, स्लगिश, स्मूथ। सो इसका जो राइट आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर बी, डेडली। और लीथल के कौन कौन से सिनोनियम हो सकते हैं? फेटल, डेडली। ये मोस्ट रिपीटेड है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज रैथ। अब रैथ का मतलब क्या होता है? रैथ का मतलब होता है गुस्सा। रैथ मीन्स गुस्सा। जेलसी, हेटर्ड, एंगर, वायलेंस। सो गुस्से का और क्या वर्ड होता है? एंगर। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रैथ मीन्स एंगर। ये बेसिकली एग्जाम के अंदर सेम ही रिपीट होता है। इसका जो सिनोनियम पूछा जाता है वो एंगर ही पूछते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, अमीर जिसको हम बोलते हैं। तो अफ्लुएंट के कौन कौन से सिनोनियम्स होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोस्पेरस, जो एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। प्रोस्पेरस, रिच, वेल्थी एंड अप्यूलेंट। अप्यूलेंट। सो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्पेरस। अगर बाई चांस आपको पूछा जाए कि अफ्लुएंट का एंटोनियम मतलब किसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, फिर क्या राइट आंसर बनता? पुअर। सो प्रोस्पेरस, रिच, वेल्थी, अप्यूलेंट, ये किसके सिनोनियम्स है? अफ्लुएंट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। तो इसके कौन कौन से सिनोनियम्स होते हैं? जैसे कि इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। ठीक है, जो मेहनत करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा इंडस्ट्रियस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस। तो नेक्स्ट वन इज एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। एडमोनिश मतलब किसी को चेतावनी देना। इसके क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं? किसी को वॉर्न करना, वार्निंग, रिब्यूक। ठीक है।
सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन थ्रेटन, डराना किसी को, सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेटन मतलब किसी को डराना। नेक्स्ट वन इज 7, क्वेश्चन 7, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। दुर्घटना। अब एडवर्सिटी के सिनोनियम्स जो एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होते हैं, दो वर्ड है, कैलामिटी एंड कैटास्ट्रोफ। कैलामिटी एंड कैटास्ट्रोफ। अफ्लिक्शन, मिसफॉर्च्यून। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी मींस मिसफॉर्च्यून। अगर इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा जाए तो क्या आएगा? फॉर्च्यून। नेक्स्ट वन इज इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है जो चीज बहुत ही अस्थिर, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही कम समय के लिए रुकती है, अस्थिर। जैसे अनस्टेबल बोल सकते हैं हम, अनस्टेबल, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिविंग। शॉर्ट लिविंग। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट लिविंग। शॉर्ट लिविंग मतलब जो चीज बहुत ही कम समय के लिए रुकती है, एकदम से बदल जाती है, सो दैट इज अ इफेमरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज पेरिलस। ये हमने शॉर्ट्स के अंदर भी किया था। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। पेरिलस मीन्स खतरनाक। इसके सिनोनियम्स हैं हैजार्डस, डेंजरस और पेरिल भी आ सकता है। पेरिल मतलब खतरा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डेंजरस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत बोलता है, उसको हम बोलते हैं लोकेशियस। इसके जो सिनोनियम्स हैं दैट इज गैरुलस, टॉकटिव और लोकेशियस। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, टॉकटिव। और क्वाइट क्या हो सकता है? इसका एंटोनियम हो सकता है विच मीन्स ऑपोजिट वर्ड, कि जो शांत रहता है। नेक्स्ट वन इज सिनोनियम 11, डियर। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। तो इसके सिनोनियम्स हैं जो दैट इज स्कार्सिटी, पॉसिटी, डेफिशिएंसी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी होना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कि जो बंदा जिसके अंदर कुछ भी कला हो, स्किल्ड हो, जो बंदा स्किल्ड, जिसके अंदर कोई ना कोई स्किल हो, स्किल्ड बोल सकते हैं हम। प्रोफिशिएंट कह सकते हैं, प्रोफिशिएंट। एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी, डेक्स्ट्रस भी हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफिशिएंट। और इसका इंटोनियम भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो अडेप्ट का बनेगा इनेप्ट, अनस्किल्ड जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसका इंटोनियम है, इसको भी याद रखना है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 13, एडमोनिश।
आई थिंक ये वर्ड रिपीट हो गया है, ठीक है। एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना, सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वॉर्न, ऑप्शन नंबर ए। सो द नेक्स्ट वन इज रेटिसेंट। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा है अभी, लोकेशियस, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है। सो रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है, कम बोलने वाला। तो इसके जो सिनोनियम्स है, रिजर्व, टैकीटर्न। जो टैकीटर्न वर्ड है ये एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होता है, इसको याद रखना है अपने, टैकीटर्न। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर सुधार करना, सुधार करना, रेक्टिफाई। जैसे कि अमेंड, अमेंड करना, ठीक है। सो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स विद अ क्वेश्चन और सिनोनियम। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पार्ट को, इसका सेकंड पार्ट है जो वो करेंगे, वहां पे एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जिसमें काफी सारे पार्ट ऑफ स्पीच या प्रेपोजिशन के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।